हेलो बच्चों, वेलकम है आपका। बहुत 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 स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। हम कर रहे हैं बेटा 12th की बिजनेस स्टडी की क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनाइजिंग। कुछ याद है आपको? ऐसा कुछ हमारा चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग का हम कर रहे थे। अकाउंट्स भी हमारी साइमल्टेनियसली चल रही है और बिजनेस के भी लेक्चर्स आ रहे हैं। ऐसा कुछ माइंड में याद है? क्या किया था लास्ट क्लास में? हमने लास्ट क्लास में किया था फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर, जो यूनिट नंबर 2 थी ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर की। आज है यूनिट नंबर 3। आज ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग आज मैनेजमेंट की खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैनेजमेंट का आप बोल सकते हो 40 to 50% सिलेबस आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ और स्टार्ट करेंगे। फिर थोड़ी अगली आई एम एक्सपेक्टिंग अगली 10 क्लासों में मैनेजमेंट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। देखते हैं, चैप्टर का नाम है आज डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन बेटा है और डिसेंट्रलाइजेशन इसका पापा है। क्या सर? डेलीगेशन है छोटा बच्चा और डिसेंट्रलाइजेशन है उसका पापा। अभी हम कर रहे हैं डेलीगेशन। मैं आपको डेलीगेशन पे मैं डिटेल में बात करूंगा, डेलीगेशन क्या है। फिर इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं डेलीगेशन क्या है। डेलीगेशन नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ डेलीगेट कर रहे हैं। मीनिंग से समझते हैं फिर ज्यादा क्लियर होगा। एक बार मीनिंग देखते हैं क्या है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस, प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का क्या मतलब होता है? इंटरेस्टिंग का मतलब होता है सौंपना। क्या मतलब है? सौंपना। क्या सौंप रहे हो? ये प्रक्रिया है। प्रक्रिया है किस चीज की? सौंपने की। क्या सौंप रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तीनों वर्ड जो आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर लिखने हैं। इवन चारों ये भी एग्जाम में लिखना है। क्या सौंपना है? रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपनी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने की अथॉरिटी देनी है और उसके लिए अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करनी है। क्या कहा मैंने? मैं अपने जूनियर को क्या करूंगा? मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा, उस काम को करने की उसको अथॉरिटी दूंगा, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करूंगा। किसके लिए? जिसको ये काम दिया गया है। टू पर्सन whom द वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन हैंडेड ओवर। जिसको काम दिया हुआ है। अब इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। ठीक है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग। एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है काम सौंपने की, कोई भी काम सौंपने की। अब जब कुछ सौंपेंगे तो क्या क्या देंगे? अब जब मेरे पास कोई काम है, मैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कर रहा हूं। ठीक है, मेरे पास ढेर सारे काम है क्योंकि सारा काम मैं ही संभालता हूं। अब मेरे यहाँ पे प्रोडक्शन में बहुत भारी मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा हूं। मैं इतना बिजी हो गया हूं, मैं इतना ऑक्यूपाई हो गया हूं कि मैं प्रोडक्शन अब नहीं संभाल सकता। मुझे किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा कि भाई आज से तू प्रोडक्शन संभालेगा। मैं प्रोडक्शन अब नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ऑक्यूपाई हूं। तो मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी? मैंने उसको क्या सौंपा? प्रोडक्शन संभालना है उसको। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मैं बिजी हूं तो प्रोडक्शन आज से तू संभाल लेगा। मैंने तुझे रख दिया प्रोडक्शन संभालने के लिए। तो यू हैव टू हैंडल द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ओके। अब जब मैं उसको प्रोडक्शन दे दूंगा, मैं उसको प्रोडक्शन तो दे दूं, बट कहूंगा उसको ये कि वेंडर भी मैं बताऊंगा सामान किससे खरीदना है, प्रोडक्शन करना कैसे वो भी मैं बताऊंगा, और प्रोडक्शन करना कितना है वो भी मैं बताऊंगा। वो कहेगा सर फिर जब आप ही सब कुछ बताओगे तो सब कुछ आप ही कर लो ना, मुझे क्यों दे रहे हो? तो करने के लिए उसको कुछ तो अथॉरिटी देनी पड़ेगी ना कि हाँ एक काम कर, वेंडर तू देख ले किससे सामान खरीदना है, प्रोडक्शन कैसे करना है वो भी तू देख ले, और कहाँ रखना है वो भी तू देख ले। मैंने उसको अथॉरिटी भी दी ना साथ में। अथॉरिटी भी तो दी, मैंने काम दिया कि तू प्रोडक्शन करेगा, और ये भी कहा कि तू देख ले तुझे जिस मर्जी से सामान खरीदना है और और तुझे जैसा मर्जी सामान बनाना है। ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ मैंने उसको अथॉरिटी भी दे दी। यहां पे हम दे रहे हैं, ले कुछ नहीं रहे, दे रहे हैं। ठीक है। एंड अब मैंने उसको बोल दिया तू प्रोडक्शन संभाल, और तेरे को उसकी अथॉरिटी भी दे दी कि भाई सामान वामान तू सब कुछ सेट करके कितना आएगा वो तू देख। एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी। बट इसका मतलब ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा डेफिनेशन या मीनिंग इसका। इसका मतलब अब ये है, जब मैंने तुझे वो दे दी ना सब कुछ कि अब तू देखेगा सामान कैसे बनेगा, प्रोडक्शन कैसे होगा, तो इसकी जिम्मेदारी,
इसकी अकाउंटेबिलिटी, अगर कल को कोई दिक्कत आती है, हमारे सामान से किसी को नुकसान होता है, तो यू आर अकाउंटेबल पर्सन। मैं तेरी ऐसे यहां से पकड़ के मैं सबसे पहले तुझे खड़ा करूंगा कि प्रोडक्शन तो तू संभाल रहा था, तेरे संभालते संभालते इतनी प्रॉब्लम कैसे आ गई। तो अकाउंटेबल बनाना बहुत जरूरी है। जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो आपको अथॉरिटी भी उतनी देनी जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी है अकाउंटेबिलिटी बनानी। आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, अथॉरिटी दे दो, और कह दे तू ये कर ले, बाकी मैं संभाल लूंगा। भाई मैं क्यों संभाल लूंगा? जब काम तू कर रहा है, प्रोडक्शन तू कर रहा है, वेंडर तू देख रहा है, सामान तू खरीद रहा है, बना तू रहा है, तो जिम्मेदार भी तो तू ही है, मैं थोड़ी हूं। समझ आया? फिर से देखते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग, सौंप रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं और उस काम को करने की उसको अथॉरिटी भी दे रहे हैं कि हाँ यू आर ऑथराइज, मैं आज से मैं तुझे ऑथराइज कर रहा हूं कि ये काम है मेरे बिहाफ पे तू करेगा। एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी, और जिम्मेदारियां भी जो इससे आएंगी ना, जो इसको रिपोर्टिंग होगी, जो इसको ठीक से हो रहा नहीं हो रहा, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, तू जिम्मेदार है, तेरी अकाउंटेबिलिटी है, तू बियर करेगा। कल को कोई प्रॉब्लम होते है, कंपनी में नुकसान होता है, तेरी सैलरी से काट लूंगा, तुझे नो कंपनी से निकाल दूंगा। तो यू आर अकाउंटेबल। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? ऑफ द पर्सन टू हुम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड बीन हैंडेड ओवर, उसकी बात करें जिसको हमने काम दे दिया है। ठीक है, समझ आया? क्या पढ़ रहे हैं हम? डेलीगेशन। क्या पढ़ रहे हैं? डेलीगेशन। डेलीगेशन ऑफ पावर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ दे रहे हैं। ये चैप्टर में आप ये पढ़ रहे हो कि मैनेजमेंट में आप अकेले सारा काम नहीं कर सकते, आपको अपना काम आगे बांटना पड़ता है। जब आप आगे काम बांटोगे, अब एक बात बताओ, जब मैं किसी प्रोडक्शन वाले बंदे को अपॉइंट करूंगा तो ऑब्वियसली उसका प्रोडक्शन की नॉलेज होगी, ऑब्वियसली उसको नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो मैं उसको अपॉइंट करूंगा। अगर उसको नॉलेज ही नहीं तो मैं उसको अपॉइंट क्यों करूंगा? समझ आ रहा है? भाई मैं उसको अपॉइंट ही क्यों करूंगा? जब मुझे उससे करवानी प्रोडक्शन है तो वो उसका एक्सपर्ट होगा ना प्रोडक्शन का। भाई बंदा प्रोडक्शन का एक्सपर्ट होगा तभी तो अपॉइंट करूंगा ना, तो वो काम बहुत अच्छे से करेगा। और जब मैं उसको अथॉरिटी दे दूंगा करने की कि चल तू कर, तेरे अथॉरिटी, तो बंदा ना मोटिवेटेड भी फील करेगा। ऐसा वाला मोटिवेटेड नहीं, मोटिवेटेड मतलब अंदर से जो आता है ना कि हाँ यार मैं बड़ा मोटिवेट हूँ, बॉस ने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया तो मैं बॉस को कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो बंदा मोटिवेशनल फील करेगा। उससे क्या होगा, उसके पर्सनल जो है ना, मतलब पर्सनल जो चीजें होती हैं कि अंदर से जो निकल के आता है, वो अपना 100% देगा। जब मैं उस पर कॉन्फिडेंस दिखाऊंगा, मैं उसको अथॉरिटी दूंगा कि भाई यू कैन डू, आई नो यू कैन डू इट, तो वो भी तो खुश होगा ना अंदर से, तो मोटिवेट हो जाएगा, अच्छे से काम करेगा, कंपनी की ग्रोथ होगी, मैनेजमेंट अच्छे से होगी। ये इसके इंपॉर्टेंस मेरिट्स तो यही मैंने बोल दिए साथ साथ कि क्या क्या होगा अगर जो बंदा खुश हो जाएगा तो। ठीक है, ये थी इसकी मीनिंग। मीनिंग आपको समझ आ गया कि इसका मीनिंग क्या है? ये इसका मीनिंग था। क्या क्या करना है हमें? रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ठीक है, फिर उसकी अथॉरिटी देनी है, उस काम करने की अथॉरिटी देनी है। फिर तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अकाउंटेबिलिटी सेट करनी है। फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी इज द मेजर, ये करनी ही करनी है, ऐसे नहीं छोड़ना। ये थी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में ही हमने इसके एलिमेंट पढ़ लिए, हमने इसकी प्रोसेस पढ़ ली। सर कैसे पढ़ ली? अभी करते हैं कैसे पढ़ ली। क्या क्या पढ़ा है हमने? वही एलिमेंट और वही प्रोसेस है। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, नंबर 1। नंबर 2 में क्या करना है? जब हमने किसी को जिम्मेदारी दी करने की, तो उस काम को करने की अथॉरिटी भी तो दोगे, नंबर 2। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट करोगे। यही डेलीगेशन के एलिमेंट है और यही डेलीगेशन की प्रोसेस है। देखते हैं, ये है एलिमेंट। क्या है? एलिमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। और प्रोसेस क्या है? असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी ग्रांट की जाती है और अकाउंटेबिलिटी हमेशा फिक्स करी जाती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करी जाती है, जैसे बोलते हैं ना कि आज से काम तू करेगा, तो इसका मतलब मैंने ये काम इस बंदे को असाइन कर दिया। वो कहता है अच्छा मुझे काम दे तो दिया, मुझे इसकी अथॉरिटी तो दो, मैं उसको पेपर पे लिख के दूंगा, ठीक है आज से प्रोडक्शन मैंने तुझे अपॉइंट करा, आज से प्रोडक्शन तू संभाल लेगा। ग्रांट ये मैंने दी है उसको कि जब मैं तेरे को ऑथराइज कर रहा हूं, मैंने उसको दे दी। अब अकाउंटेबिलिटी फिक्सिंग, सुन ले भाई, प्रोडक्शन तू करेगा,
अथॉरिटी भी दे दी पर जिम्मेवारी भी तेरी है, यू आर अकाउंटेबल। अकाउंटेबल तू होगा, कोई कल को प्रॉब्लम होती है तो यू आर अकाउंटेबल पर्सन। ठीक है, हमने मीनिंग में इतना कुछ समझा तो ये तो अपने आप बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं। और बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्वेश्चन डेलीगेशन से आने के 90% चांस होता है कि डेलीगेशन से ये इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आ जाए मीनिंग के साथ। आपको बहुत आसान डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू हुम द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बी हैंडेड ओवर। ठीक है, ओके। फिर एलिमेंट प्रोसेस में आ गया, यही 3 वर्ड उठ के आ गए। नंबर 1 ये 1, नंबर 2 ये नंबर 2, नंबर 3 ये नंबर 3। कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, आप मीनिंग को थोड़ा स्प्रेड करके लिखेंगे, फिर उस मीनिंग को फिर आप ऐसे लाइन में लिख देंगे, प्रोसेस आए, एलिमेंट आए, कुछ भी आए। ठीक है, ओके जी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। मैं अभी बोल रहा था, जब मैं किसी को कोई काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूंगा और मैं उसकी अथॉरिटी दे दूंगा, तो उसको कैसा फील होगा? उसको अच्छा फील होगा ना कि हाँ बॉस मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं, आई कैन डू इट। तो ही विल क्या होगा कि उसको वो क्या होगा, मोटिवेट फील करेगा, उसको बड़ा अच्छा लगेगा और वो मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से काम करके चलेगा। और वो अपनी जितनी उसके इंटरनल पावर है उसका वो अपना 100% देगा, जब उसको लगेगा नहीं कि हाँ यार बॉस तो मुझ पे बहुत भरोसा करता है। तो देखते हैं बेटा, इंपॉर्टेंस में क्या आएगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट। ये पॉइंट आप हर जगह लिख सकते हो भाई। जब आप ये पावर दे दोगे तो अब आपके ऊपर सब कुछ नहीं है ना, अब और लोग भी देख रहे हैं। आप इतने दूसरे काम कर लो, जो काम आपने प्रोडक्शन वाले को दिया, प्रोडक्शन वाला उसमें एक्सपर्ट है तो प्रोडक्शन वाला उसको अच्छे से हैंडल कर लेगा। जब प्रोडक्शन अच्छे से होगा तो सामान भी अच्छा बनेगा, और अच्छा बनेगा तो बिकेगा भी अच्छा, और अच्छा बिकेगा तो कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो बेटा मैनेजमेंट बहुत वो हो जाएगी इफेक्टिव। ठीक है, फिर एम्प्लॉय डेवलपमेंट, यही बात मैं बोल रहा था अभी कि उसकी खुद की भी डेवलपमेंट होगी, वो खुद को भी बहुत अच्छा फील करेगा। उसको पता, उसको क्या होगा सबसे इंपॉर्टेंटली, वो डिसीजन ले पाएगा। सपोज पहले किसी वेंडर से सामान आ रहा था, उससे क्या होता, प्रोडक्शन उसका सामान इतना घटिया था, प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो रही थी, तो वो क्या करेगा, वो परचेज वाले को बोलेगा देख यार ऐसा है, प्रोडक्शन मैं करता हूं, जो तू सामान मंगाता ना वो ठीक नहीं मंगाता। वो फिर परचेज वाले को बोलेगा, तो परचेज वाला क्या करेगा, कह रहा अच्छा बता कौन सा चाहिए, कह रहा वो बंदा है ना, एक वहां पे वेंडर है, वो मुंबई में वो वेंडर है, उसका सामान सबसे अच्छा, उससे मंगा। अब यहाँ पे मैंने डिसीजन लिया ना, मुझे पता है कि हाँ ये मैं चीज चेंज करा सकता हूँ, मैं अच्छे से प्रोडक्शन करा सकता हूँ। तो वो कहेगा चल ठीक है, तू कह रहा है प्रोडक्शन तुझे करनी है, जैसे तू कहेगा मैं वैसा कर दूंगा। परचेज वाला बंदा सबके सुनता है और फिर वही करता है, परचेज वाला अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाता। परचेज वाला बस प्राइस पे बात करता है कि प्राइस कितना रखना है। ठीक है, तो जब ही कैन टेक एक्शन, जब वो एक्शन ले पाएगा तो उसकी डेवलपमेंट तो खुद ही होगी, वो अपने आप सोचेगा कि हाँ यार मैं कुछ ना कुछ और अच्छा कर सकता हूँ, फिर वो और अच्छी टेक्निक करने का होगा। अब डेवलपमेंट होगी तो मोटिवेशन मिलेगा उसको, बहुत मोटा हो जाएगा खा खा के, सैलरी उसकी अच्छी हो तो खा खा के मोटा हो जाएगा। वो वाला मोटा नहीं होगा बेटा, मोटिवेट हो गया मतलब कि उत्साहपूर्ण, उत्साह भर जाएगा उसके अंदर और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करेगा। सर क्या ऐसा रियल में होता है? बेटा बिल्कुल होता है। आप जब किसी पर्सन को रखते हो ना, उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, तो वो बहुत खुश होता है कि हाँ कंपनी मुझ पर इतना ट्रस्ट करे, मैं कंपनी को बहुत अच्छा काम करके दूंगा। भाई अच्छा काम करेगा, उसी की सैलरी बढ़ेगी, उसी के बीवी बच्चे खुश रहेंगे और वो खुश रहेगा, बीवी बच्चे खुश तो सब खुश। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ बेटा, मतलब अगर कोई एम्प्लॉय, ग्रोथ ना दोनों पर्पज से है। कौन कौन से पर्पज से? भाई अगर ये सारे काम हो रहे हैं, प्रोडक्शन कंपनी में अच्छी हो रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ग्रोथ किसकी होगी? फर्स्ट तो कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी और कहीं इन्वेस्ट कर सकती है। और दूसरा, जो बंदा प्रोडक्शन कर रहा है, जो बंदा बहुत अच्छे से प्रोडक्शन कर रहा है, बॉस आके उसको भी तो ऐसे करेगा ना, वेरी गुड, यू आर डूइंग गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ठीक है, तो उसके भी अपने आप में वो ग्रोथ फील करेगा, उसको भी अच्छा लगेगा। तो ग्रोथ दोनों लेवल पे है, कंपनी लेवल पे भी है और इंडिविजुअल लेवल पे भी। जो काम कर रहा है उसकी भी ग्रोथ है और कंपनी की ग्रोथ तो है ही है। ठीक है, लास्ट, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। मतलब बेटा हायरार्की क्या है? आपको हायरार्की मतलब होता है सीढ़ी। कैसे होता है? सबसे ऊपर होता है बॉस, हुकुम का इक्का बॉस, इसके नीचे होता है इसका सेक्रेटरी, इसके नीचे होता है फिर वेरियस डिपार्टमेंट्स, जैसे परचेज, प्रोडक्शन, अकाउंट्स, एचआर, इन सब के मैनेजर होते हैं।
फिर फर्दर इन सब के नीचे इनके असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, एएम बोलते हैं, असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, सबके एएम होंगे। फिर एएम के नीचे इनके लोअर लेवल के मैनेजर होते हैं या एम्प्लॉय बोल सकते हो। ठीक है, ये हायरार्की है ना। बॉस को इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं तो आपको पता ही है हायरार्की कैसे चलती है कंपनी में। बॉस इंफॉर्मेशन पास करता है सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी नीचे मैनेजर्स को, मैनेजर नीचे असिस्टेंट मैनेजर को, और काम फिर ये लोग करते हैं। तो अब यहां पे क्या है, बॉस ने काम दिया, इसको दो काम दिए कि एक तो मेरे को प्रोडक्शन बताओ कि हम इस साल में कितनी प्रोडक्शन कर देंगे, और एक इसको काम दिया कि मुझे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट ला के दो। तो अब इसके पास दो काम आ गए, ये दो बंदों को पकड़ेगा। किस किस को? प्रोडक्शन के लिए तो पकड़ेगा प्रोडक्शन मैनेजर को, और बैलेंस शीट के लिए पकड़ेगा अकाउंट्स मैनेजर को। इसको बोलेगा लास्ट बॉस ने ना बैलेंस शीट मंगाई, लेके आके आया लास्ट ईयर की, और इसको बोलेगा भाई प्रोडक्शन की रिपोर्ट दे, हम कितना प्रोडक्शन कर लेंगे। तो एक हायरार्की सेट है ना। अगर ये सपोज आपने यहाँ पे डेलीगेट अथॉरिटी ना कर रखी होती, यहाँ पे आपका एक ही मैनेजर होता, वही सारे काम कर रहा होता, पागल हो जाता, इतना सारा काम होता, पागल हो जाता। तो हायरार्की सेट है ना बेटा, और ये डेलीगेशन ऑफ पावर इसका बेस है। भाई आप अगर इनको इनकी भाई परचेज वाले को परचेज की पावर नहीं दोगे, प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन की पावर नहीं दोगे, अकाउंट्स की पावर नहीं दोगे, एचआर की पावर नहीं दोगे, जब ये इनको पावर नहीं दोगे तो फिर काम चलेगा कैसे? समझ आया? ठीक है बेटा। तो ये सीडी होगी ना एक तरह से, ये फर्स्ट नहीं, यहां से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये हायरार्की, हायरार्की मतलब बेटा ऐसे चलता है, और उल्टा भी चल सकता है, वो भी हायरार्की होती है एक तरह से, उल्टी सीधी हायरार्की हो गई। ओके ठीक है, ये तो था बेटा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अभी करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डेलीगेशन छोटा है और डिसेंट्रलाइजेशन बहुत बड़ा है, यानी डेलीगेशन बेटा है और डिसेंट्रलाइजेशन इसका पापा है। मैं रब कर दूं, अभी लिखता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था डेलीगेशन, अब बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? अभी मैं बोल रहा था ना कि पापा और बेटे का डिफरेंस है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। सर पहले तो डिफरेंस समझा दो, कैसे है डिफरेंस, मैं बताता हूं आपको, एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। मेरी कंपनी में एक एचआर डिपार्टमेंट है। एचआर का काम क्या होता है आपको पता होगा, एचआर का काम होता है एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट करना, यही काम है एचआर का। ठीक है जी, ये काम मैंने एचआर को दे रखा है कि भाई तू क्या करना, तेरा काम है, तुझे एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट करनी है। इस महीने में 35 एम्प्लॉय चाहिए, 40-50 एम्प्लॉय चाहिए, जितने मर्जी। ठीक है, उसमें से 10 प्रोडक्शन में जाने हैं, 10 अकाउंट्स में जाने हैं, 10 फाइनेंस में जाने हैं, और 10 कहीं और जाने, परचेज में, या फिर कहीं और प्रोक्योरमेंट में, सेल्स में, मार्केटिंग में, 10-10 एम्प्लॉय, 5-5 एम्प्लॉय, सब हर जगह जाने हैं। तो अब एचआर वाले बंदे को किस चीज की नॉलेज होती है? बेसिकली जो एचआर डिपार्टमेंट होता है ऑफिस में, वो क्या करता है, जब किसी को रिक्रूट करते हैं तो वो उसके इंग्लिश देखता है, बात करने का तरीका देखता है, और जनरल जनरल नॉलेज देखता है कि हाँ ऊपर ऊपर की नॉलेज है। अब एक चीज बताओ, यहां तक तो क्या करा मैंने, डेलीगेट ऑफ अथॉरिटी कर दी एचआर डिपार्टमेंट को। मैं बॉस हूं कंपनी का, मैंने क्या करा, मैंने एक एचआर मैनेजर रख लिया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू ना आज से एम्प्लॉय रखेगा। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको रिस्पॉन्सिबल कर दिया, अथॉरिटी दे दी, और अकाउंटेबिलिटी सेट कर दी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर दिया मैंने उसको, फर्स्ट स्टेप हमारा कर दिया। अब आज मैं बात कर रहा हूं डिसेंट्रलाइजेशन की। बेटा डिसेंट्रलाइजेशन वही होगा जहां ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे काम करेगी। छोटे लेवल पे डेलीगेशन से ही काम चल जाएगा, बट डिसेंट्रलाइजेशन में आपको भी कंपनी का भी एग्जांपल दूंगा, रिलायंस का कैसे है। डिसेंट्रलाइजेशन वही काम करेगा जहां पे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी या बहुत ग्रोइंग कर रही होगी। ठीक है, अब मैंने उसको बुलाया एचआर वाले बंदे को, मैंने कहा इधर आ तू। कह रहा यस सर। मैंने कहा तेरा क्या काम है? सर मैं एम्प्लॉयज को रखता हूं। मैं तुझे क्या आता है? मैं तुझे प्रोडक्शन आता है? नहीं सर। तुझे अकाउंट्स आता है? नहीं सर। तुझे सेल्स आती है? नहीं सर। तो तुझे क्या आता है? सर मुझे आता है, मैं ना बंदे को देख के पहचान लेता हूँ। अच्छा, मैं कहा उससे क्या हो जाएगा? कह रहा सर पता चल जाएगा बातचीत करने में कैसे है। मैं कहा अच्छा उससे क्या हो जाएगा? कह रहा सर उससे ना हमें पता चलेगा कि वो बातचीत कैसे करता है, ऑर्गेनाइजेशन में फिर सबके मिसबिहेव नहीं करेगा। मैं कहा ठीक है ये तो काम हो गया, बट मैंने उससे करवाना क्या है? जिसको तू रखेगा मुझे उससे करवाना क्या है? एटलीस्ट तो मुझसे काम, एट द एंड तो मुझे उससे काम करवाना है ना। प्रोडक्शन में रखूँ तो प्रोडक्शन करवानी है, अकाउंट्स में रखूँ तो अकाउंट्स करवानी। अब तुझे तो नॉलेज है नहीं, तो तू क्या उनका इंटरव्यू लेगा? तो आज से क्या करेंगे, आज से हम 2 स्टेप में जाएंगे। सर कैसे 2 स्टेप? मैंने फिर परचेज वाले को, अकाउंट्स वाले को, सेल्स वाले को, प्रोडक्शन वाले को, सबको बुलाया। मैंने कहा सब आ जाओ और सबसे बात करेंगे एक बारी। अब हम अपनी कंपनी में डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे? मैंने कहा ये एचआर वाला है, जितने नए लोग आएंगे रिक्रूटमेंट के लिए सबसे इनिशियल इंटरव्यू ये लेगा।
ये क्या करेगा, ये उनमें से एम्प्लॉय को वो छान देगा, मतलब उनमें से उनको अलग कर देगा कि एटलीस्ट जो बात करने में अच्छे हैं, जो वेल प्रेजेंटेबल हैं, अच्छे से रहते हैं, बात अच्छे से करते हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी है, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, उतना तो ये वहां पे छान के फिर आपको तो फिर फर्दर अब, अभी तक क्या होता था, ये ओके कर देता था, रिक्रूटमेंट हो जाती थी, बट अब ऐसे नहीं चलेगा। अब अगर प्रोडक्शन वाला बंदा है, अगर किसी को प्रोडक्शन के लिए हायर कर रहे हैं, तो फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू तो ये लेगा ये, और सेकंड राउंड का इंटरव्यू लेगा प्रोडक्शन मैनेजर। क्या हुआ इससे, भाई उसने तो जर्नल चीजें पूछ ली, पर प्रोडक्शन की टेक्निकल चीजें कौन पूछेगा, वो तो प्रोडक्शन मैनेजर ही पूछेगा ना। तो अब से सेकंड राउंड का इंटरव्यू अगर प्रोडक्शन में बंदा आ रहा है तो प्रोडक्शन वाला लेगा, अकाउंट्स में जा रहा है तो अकाउंट्स वाला लेगा, सेल्स में जा रहा है तो सेल्स वाला लेगा। अच्छा, ऐसे है जी। मतलब पावर्स को पूरा ही डेलीगेट कर देना, मतलब डेलीगेशन का भी बाप कर देना, तो डिसेंट्रलाइजेशन बन जाता है। अब मैं एक बात बताता हूं, मैंने भी कहा था रिलायंस का एग्जांपल लेंगे, रिलायंस का एग्जांपल कैसे फिट बैठता है। क्या मुकेश अंबानी को पता होगा उसके कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं? नहीं पता ना। या कितने बैंक अकाउंट उसने खोले हुए हैं, कितने बैंक अकाउंट पे कितने चेक पे कौन कौन साइन करता है, उसको ये भी पता होगा। उसने क्या कर रखा है, वो मैक्सिमम वो कितने लोगों से बात करता होगा अपने आसपास? चार पांच तो उसके सेक्रेटरी होंगे, एक दो उसके असिस्टेंट होंगे, मैक्सिमम 10 लोगों की टीम होगी उसके साथ। पर रिलायंस इंडस्ट्री पूरे देश विदेश हर जगह काम करती है। कौन मैनेज कर रहा है? नीचे के लोअर लोअर जो लेवल पे जो मैनेजर है वही तो मैनेज कर रहे हैं ना। अगर वो सारी की सारी अथॉरिटी अपने ही पास रखता, या सिर्फ दो चार लोगों में बांट देता, तो क्या वो दो चार लोग भी कर पाते? नहीं कर पाते। उसने सारी पावर बांट दी। मैं सिर्फ मीटिंग करूंगा, मैं बिजनेस लेके आऊंगा, मैं मुकेश अंबानी, मैं सिर्फ बिजनेस लेके आऊंगा, बाकी लोअर लेवल वाला संभाल लेंगे सब, मुझे मतलब नहीं है क्या हो रहा है, कौन किसको रिक्रूट कर रहा है, कौन 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 से चेक पे साइन कर रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है, किससे सामान खरीद रहे हो, कैसे प्रोडक्शन है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने सारा काम आगे दे दिया। समझ रहे हो मतलब? अपने आप को उसने इतना स्ट्रेस फ्री कर लिया कि मुझे ये सब चीजें छोटी चीजें देखनी है, मैं सिर्फ बिजनेस को एक्सपैंड करूंगा, एक्सपेंशन करूंगा, और ये बाकी सारी चीजें लोअर से लोअर लेवल वाले भी मैनेजर करेंगे। अब सपोज 1000 लोगों को वो करनी है, स्टाफिंग करनी है, 1000 लोगों की भर्तियां करनी है, तो क्या एक एचआर वाला कर देगा? नहीं कर सकता। एचआर वाला अपने अंडर एक असिस्टेंट मैनेजर रखेगा, वो भी नहीं कर सकता। वो अपने अंडर एक असिस्टेंट मैनेजर रखेगा, वो भी नहीं कर सकता। 1000 लोगों को रखने के लिए कम से कम 10 आदमी तो चाहिए, एक बंदा 100 लोगों के इंटरव्यू लेगा। तो क्या मुकेश अंबानी अकेला सब कुछ कर सकता है? एचआर बना, एचआर का मैनेजर बना, मैनेजर का असिस्टेंट मैनेजर, उसका असिस्टेंट, उसका असिस्टेंट, उसका असिस्टेंट, सोचो कितने नीचे लेवल तक पावर गई हुई है। और डेलीगेशन में क्या था कि आपने बस एक बंदे को पावर दी हुई है, एक या दो या तीन या चार को दी हुई है, बट यहाँ पे सारी पावर आपने नीचे बांटी हुई है, आप कुछ कर ही नहीं रहे, सब कुछ डिसेंट्रलाइज कर दिया। बेटा सेंट्रलाइज का उल्टा होता है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज होता है कि सब कुछ मेरे हाथ में है, हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर्स हैं। जब कोई पावर अपना हाथ खोल के वो स्टेट को देता है ना कि ठीक है ये पावर आज से आपके पास है, तो वो डिसेंट्रलाइज करता है अपने पास से। समझ आया? अदरवाइज उसके सेंट्रलाइज पावर्स है। ओके, ओके जी, समझ आया डिसेंट्रलाइज का मीनिंग? देखते हैं बेटा। है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक तरह से सिस्टमैटिक ढंग से उसको इंप्लीमेंट करना डिसेंट्रलाइजेशन होता है। अगर मैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को मैं फुल फ्लेज लेवल पे और ढंग से बहुत बड़े लेवल पे अगर मैं उसको पॉइंट वो इंप्लीमेंट कर दूं, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन बन जाता है। ठीक है, मीनिंग देखते हैं। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन विच एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट, ये मेन पॉइंट है, एज अ रिजल्ट ऑफ सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगर आपने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को सिस्टमैटिक तरीके से इंप्लीमेंट करा हुआ है, सिस्टमैटिक तरीके से उसका आप रिजल्ट देख रहे हो, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन ही है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ कोई छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में तो जो लाला होता है, जो बॉस होता है, वो सारी पावर अपने पास रखता है। ठीक है, पर ये काम कहाँ होता है? काम बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के। हम रिलायंस का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हम इन्फोसिस का एग्जांपल है, हम रतन टाटा का, जिनकी टाटा इंडस्ट्री है, उनका एग्जांपल है। क्या रतन टाटा ये देखता है कि मेरी कंपनी में कौन एडमिट हो रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, किससे सामान आ रहा है? मतलब ही नहीं है उसको, उसको मतलब ही नहीं है इन सब चीजों से। वो सिर्फ एक्सपैंड की बात करता है कि बिजनेस ग्रोथ कैसे करना है, वो सिर्फ वो चीजें देखता है। ओके, मीनिंग क्या है? एज अ रिजल्ट ऑफ सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का ही बहुत अच्छे से इंप्लीमेंटेशन डिसेंट्रलाइजेशन है। एक तरह से जो पापा निकल, जैसे क्या होता है कि
पापा से बच्चा निकलता है, पर यहाँ बच्चे से पापा निकल रहा है। बच्चा अगर अच्छे से इंप्लीमेंट हो गया है तो बहुत बड़ा पापा बन जाएगा। ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंस देखते हैं। डेवलप इनिशिएट अमंग सबऑर्डिनेट इनिशिएटिव। सबऑर्डिनेट्स का मतलब होता है बेटा हमारे अंडर काम करने वाले लोग, हमारे साथ काम करने वाले लोग। सब ऑर्डिनेट्स हमारे साथ या हमारे अंडर काम करने वाले लोग। अब मुकेश अंबानी ने मुझे कहा कि अकाउंट्स आज से अमन पवार तू देखेगा, तेरी एक्सपर्टाइज है अकाउंट्स में, अकाउंट्स आज से मेरे तू हैंडल करेगा। मैं कहा ठीक है जी कर लूंगा। मैं कहा कितनी बड़ी कंपनी है? मेरी कंपनी का टर्नओवर 10,000 करोड़ का है। मैं हिल गया। मैं जी मैं अकेला नहीं कर सकता। कह रहा तो कितने लोग चाहिए? मैं कम से कम 500 लोग चाहिए मेरे को, तो कि कम से कम 500 लोग चाहिए। कह रहा अच्छा ठीक है अपॉइंट कर ले, जा तेरे को दे दी छूट, जा अपॉइंट कर ले। मैंने 500 लोग अपॉइंट कर लिया। मैंने सबको छोटे 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 लेवल में मैंने सबको काम बांट दिया, मैं फ्री हो गया। मैंने सबको काम बांट दिया, मैं फ्री हो गया। अब वो मैंने 500 लोगों को काम दिया, उनमें से कितने लोग इतने अच्छा काम करते हैं जो खुद का इनिशिएटिव लेते हैं कि हाँ हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे। इतने अच्छे अच्छे लोगों से मतलब कितना लोग जो उनके जो क्रिएटिव माइंड है वो निकल के आएंगे। मैं अपना अकेला माइंड कितना लगाता अकाउंट्स में, तो सब मिलके करेंगे तभी तो काम होगा। तो पॉइंट क्या है बेटा? इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट से भी डिसीजन निकल के आते हैं। मैंने उनको बोल दिया। अब ये था कि भाई मुकेश अंबानी ने मुझे अपॉइंट कर दिया, या पहले मैं किसी छोटी कंपनी में काम करता था फिर मुकेश अंबानी में चलते, वहां की सारी एक्सपेंस के वाउचर, मतलब अगर 10,000 का खर्चा, 20,000 का, 1 लाख का खर्चा मैं अप्रूव करता था। मैं अप्रूव करता था। मैं क्या था मतलब बॉस ने मुझे, जब पहले मैं छोटी ऑर्गेनाइजेशन में था तो बॉस ने कहा था अकाउंट्स आज से तू संभालेगा, तो सारे एक्सपेंस मैं पास करता था कंपनी के। अब मैं चला गया रिलायंस इंडस्ट्री मुकेश जी के पास, तो वहां पे जो मेरे मैक्सिमम एक्सपेंस होते थे पहले वाली कंपनी में 1 लाख 2 लाख तक के होते थे जो मैं पास करता हूँ। पर क्या 10,000 करोड़ की कंपनी में एक्सपेंसेस 1 लाख 2 लाख के होंगे? करोड़ों के होंगे, एक एक दो दो तीन तीन करोड़ के। क्या मैं पास करूं अब सारे? और छोटे से छोटा मैं पास करूं, बड़े से बड़ा मैं पास करूं। कोई अब आ गया 1 करोड़ का बिल, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या करूंगा? मैंने एक लेवल सेट कर दूंगा। जैसे मैं यहां बैठा हूं, अमन है मैनेजर हो गया, ठीक है, मेरे नीचे एएम, उससे नीचे फिर एएम, एएम मतलब बेटा असिस्टेंट मैनेजर, फिर एएम, फिर एएम, इनके नीचे असिस्टेंट मैनेजर सेट होते जा रहे हैं। मैंने इसको कहा 10 लाख तक के बिल ये वाला बंदा पास कर सकता है, 10 लाख तक के बिल ये पास कर सकता है। फिर कहा 20 लाख तक के बिल ये पास कर सकता है, इससे ऊपर आने की जरूरत नहीं है। फिर कहा 30 लाख तक के बिल ये पास कर सकता है, इससे ऊपर आने की जरूरत नहीं है। फिर कहा 50 लाख तक के बिल भी ये पास कर सकता है। मैंने कहा 50 लाख से ऊपर के जो बिल होंगे ना वो मैं देखूंगा, और बेटा अगर ट्रांजेक्शन बहुत बड़ी है तो ये लिमिट बढ़ा दूंगा मैं यहाँ पे 1 करोड़ तक कर सकता हूँ कि 1 करोड़ तक बिल ये देखेगा। मेरे पास सिर्फ 1 करोड़ से ऊपर जो पेमेंट होनी है ना किसी वेंडर को, तो मेरे पास लेके आओ, तो मैं अप्रूव करूंगा, अदरवाइज मुझे अप्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये इतना मेरे नीचे कितने लेवल हो गए? 1 2 3 4, इतने नीचे लेवल तक पावर गई हुई है। इतने नीचे लेवल तक मैंने पावर को डेलीगेट करा हुआ है अच्छे तरीके से। तो जब यहां पे भी इसके पास भी ये भी बंदा 10 लाख तक के डिसीजन ले सकता है, तो ये भी कितना अच्छा फील करेगा कि यार मैं इस कंपनी में काम करता हूं, मेरे पास कितनी पावर है कि मैं 10 लाख तक के बिल पास मैं कर सकता हूं। समझ आया? तो बेटा इन सब के लिए इनिशिएटिव है, ये और अच्छा काम करेंगे। ओके ओके सर। डेवलप मैनेजरल टैलेंट, बेटा सेम सेम पॉइंट है ये भी। इनका बेटा टैलेंट निकल निकल के बाहर आएगा, कहीं कहीं से यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहाँ से कहीं से कहीं कहीं इनका टैलेंट जो इनके टैलेंट फूट फूट के भरा हुआ है ना वो सारा इनका बाहर निकल के आएगा। ठीक है, एक ही पॉइंट है बेटा, ऑलमोस्ट थोड़ा सा आप ऊपर नीचे करके लिख दोगे एग्जाम में चल जाएगा। डिसीजन मेकिंग। अब एक चीज बताओ, ये नहीं होते, जैसे सपोज अब ये बंदा है, अब इनको तो कोई डिसीजन आ गया, कोई खर्चा आ गया 5 लाख रुपए का, क्या ये डिसीजन इसके पास आया, इसके पास आया, इसके पास आया, मेरे पास आया? मेरे पास तक तो आने का मतलब ही नहीं है, इसके पास भी नहीं आएगा, इसके पास भी नहीं, इस 5 लाख के खर्चे का डिसीजन ये यहाँ पे यही बंदा ले लेगा। अगर यही 5 लाख का खर्चा मेरे पास तक आता तो कितना टाइम वेस्ट होता? ये पहले इसको रिपोर्ट करता, ये इसको रिपोर्ट करता, ये इसको रिपोर्ट करता, ये मुझे रिपोर्ट करता, फिर मैं वापस इसको बोलता, मैं ये इसको बोलता, ये इसको बोलता, फिर ये इसको बोलता, फिर ये पास करता। मैंने इसको अथॉरिटी दे दी तो इसने क्विक डिसीजन कर दिया कि हाँ ठीक है कर सकते हैं। तो बेटा जब मैंने अच्छे से डिसेंट्रलाइज किया हुआ है तो डिसीजन तो बेटा वैसे ही बहुत जल्दी ले लेंगे अपने।
तो वही पॉइंट है बेटा, क्विक डिसीजन मेकिंग है। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, अब मैं यहाँ पे अगर कोई 1 करोड़ का बिल आएगा तो मैं देखूंगा, अदरवाइज मैं आराम से ऐसे रोज आता हूँ, ऐसे कुर्सी पे ऐसे हाथ रखता हूँ पीछे और बैठ जाता हूँ। जिस दिन कोई 1 करोड़ का बिल आएगा उस दिन मैं देखूंगा, उससे जब तक नहीं आएगा तब तक मैं खाली बैठा हूँ, तो मुझे रिलीफ है। और मुझे छोड़ो, जो मुझसे ऊपर कोई मैनेजर होगा उसको कितनी रिलीफ है, क्योंकि 1 करोड़ तक का तो मैं ही कर दूंगा, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का, उसके ऊपर और भी कम जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जितना लेवल ऊपर जाता जाएगा ना उतना उनको रिलीफ होता जाएगा, लोअर लेवल वाले सारा काम संभाल रहे होते हैं। ओके ओके सर। ग्रोथ है बेटा, ग्रोथ तो डेफिनेटली है। अब मुकेश अंबानी जी सिर्फ एक्स क्या करते हैं, मुकेश अंबानी जी तो उनको इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, किससे सामान खरीद रहे हैं, कैसा सामान बना रहे हैं, कैसे सामान बेच रहे हैं, उनको इन सब से मतलब ही नहीं है। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ मीटिंग्स करते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड करने की मीटिंग्स करते हैं, लोगों से मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होता है, उससे उससे फिर ग्रोथ होगा। ग्रोथ बेटा हमेशा दोनों टर्म्स में देखा जाता है, कंपनी के टर्म में भी और इंडिविजुअल टर्म में भी। जब इसको भी हम अथॉरिटी देंगे ना कि हाँ तू भी ये काम कर सकता हो, तो इसकी भी ग्रोथ होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, मेरी भी होगी, और हर लेवल पे होती जाएगी। और जब हम सबकी ग्रोथ होगी ना, जब यहां से लेके यहां तक की ग्रोथ होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। समझ आया? ये था बेटा डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन छोटा बच्चा है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है, और डिसेंट्रलाइजेशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट हो ना आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये नंबर है बेटा मेरा, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे को डायरेक्टली, मैं ईच एंड एवरी रिप्लाई करूंगा। ठीक है बेटा, ये बेटा ऑर्गेनाइजिंग पार्ट हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, स्टाफिंग स्टार्ट कर देंगे, या फिर डायरेक्टिंग, या देखता हूं मैं कौन सा जो भी अच्छा सा रहेगा ना वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।